Assalamualaikum, hi everyone. This is Najib back with another interview. Today I am here with Mr. Sajjad. He is a top-rated freelancer on Upwork and also Extreme Commerce Bootcamp student. So आज हम इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, Upwork के टिप्स के बारे में पूछेंगे. इन्होंने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की. He was कुछ चीज़ें ये लोग कर रहे थे and then shift to why. So why was the reason? ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सज्जाद भाई से. सज्जाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलें इस बहाने इंक्यूबेटर भी आ गए दूसरी दफ़ा. और चूँकि मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ तो मुझे सारी प्रोटोकॉल का पता है और सारी चीज़ों का पता है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस इंटरव्यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Sajjad bhai, first of all, I would like to ask you that how did you come to know about Extreme Commerce? It's a very long story actually. कहानी तो लंबी है लेकिन शॉर्ट करके बताऊंगा ताकि इंटरेस्ट भी बरकरार रहे. हुआ इस तरीके से कि मैं एक्सट्रीम कॉमर्स से पहले और अपवर्क से पहले आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बेसिकली. तो मैं स्टूडियो चला रहा था. 3-4 साल मैंने चलाया. अच्छी खासी उसमें इन्वेस्टमेंट लगाई. तकरीबन 50 लाख रुपए लग गए 5 सालों के अंदर. बट क्योंकि विजन क्लियर नहीं था मेरा और क्लैरिटी ना होने की वजह से और गाइडेंस कम होने की वजह से मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए. और उनमें गलत डिसीजन जो मेजर गलत डिसीजन था वो ये था कि मैंने अपनी फील्ड जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी चूज कर ली. तो अब वेडिंग फोटोग्राफी का कुछ पता नहीं था और हमारी नेचर ज़रा, हर इंसान की नेचर अलग होती है. मैं ज़रा एडवेंचरस नेचर है. एडवेंचरस नेचर इन द सेंस कि जी रिस्क टेकिंग एपेटाइट है मेरी और मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है. बिकॉज सब यंग भी थे और ये तो बहुत पुरानी बात, मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ. एट दैट टाइम आई वाज 30 years old या 29 years old, समथिंग लाइक दैट. तो बहरहाल 5 साल हमने स्टूडियो को चलाया. पहले खड्डा मार्केट में स्टूडियो रहा 1-1.5 साल. उसके बाद फिर हम शहर कमर्शियल चले गए और उसके बाद अल्टीमेटली कोरोना हिट हो गया. तो कोरोना जब हिट हुआ तो सारे फंक्शन सारी तकरीबात जो हैं जो लोग कर रहे थे ओपनली वो बंद हो गई. तो काम ही बंद हो गया एक तरीके से. और दूसरी बात ये भी थी कि बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड के अंदर और जो मेरा कंपटीशन है वो बहुत ही मतलब ख़तरनाक कंपटीशन था. बिकॉज उनके पास इन्वेस्टमेंट्स, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स, लातादार टीम्स, अनलिमिटेड इक्विपमेंट. तो उससे एक नया आदमी कैसे compete कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. और देन अगेन जो हर काम का एक वर्क फ्लो होता है, तो वेडिंग का जो वर्क फ्लो था वो बहुत ही पेचीदा था. क्या पहले आप 6 से 8 घंटे जाएं, इट्स जस्ट लाइक फिजिकल लेबर कि आप खड़े हुए हैं कैमरा लेके और फिर प्रोफेशनल इक्विपमेंट है, 6 किलो का एक कैमरा, उस पर इतना बड़ा लेंस लगा हुआ है. सो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. और उसके बाद लोकल क्लाइंट्स और उनका माइंडसेट और उनकी मेंटालिटी कि वो कहते हैं कि जी बस आप 50,000 रुपये ले लें और बस 10 दिन कवरेज करते रहें और शाम को आ जाएं आप 5 बजे और सुबह जाएं आप 5 बजे. तो ये माइंडसेट और ये सारी चीज़ें फिर समझ नहीं आई वो चीज़ एंड इट वाज नॉट बाउंड टू लास्ट. तो फिर मैंने जो है उसको बिल्कुल रैप कर दिया और उसमें लॉस हुआ अच्छा खासा. बट लॉस जो था वो इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स था, मतलब पैसे ज़ाया हो गए या समथिंग लाइक दैट. बट आई हैड ऑल द इक्विपमेंट. कैमरा था, लेंसेज थे, सारी चीज़ें मौजूद थी और जगह भी मौजूद थी. फिर मेरे पास 2 स्टूडियो थे ऑलवेज. एक मेरे पास कमर्शियल स्टूडियो था और घर में भी मैंने एक स्टूडियो स्पेस बनाई हुई है. तो फिर फाइनली मतलब माइंड वहाँ पे जा नहीं रहा था. कोई चीज़ जो है वो फंसी हुई थी दिमाग में, कोई कन्फ्यूजन थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी. तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए. तो जब बिजनेस बंद हो गया देन कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है. आई हैव बीन वर्किंग इन कॉल सेंटर्स. मैंने कोई 1 साल 15 महीने 16 महीने काम किया है कॉल सेंटर्स में. तो उसकी वजह से दोबारा से मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन करने की कोशिश की. वहाँ पे तबीयत ही ऐसी है, कुछ मिजाज ही ऐसा है कि जॉब जो है ना वो होती ही नहीं है. तो खैर 3-4 महीने जॉब की. उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है. मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतने बर्दाश्त कर लिया. और फिर फाइनली एक दिन जो है फिर सनी भाई की वीडियो आ गई सामने. हाँ, सामने आ गई सनी भाई की वीडियो कि अमीर कैसे बनना है. राइट. तो गुर्बत क्या होती है एंड ऑल ऑफ दैट. जो उनके वो जो सेइंग्स हैं और जो मौला अली की सेइंग्स हैं और जो उनकी बातें थी वो एकदम हिट हुई. बिकॉज एट दैट टाइम माइंडसेट उसी तरीके से गुर्बत माइंडसेट चल रहा था और थिंकिंग प्रोसेस भी गलत था, सोच भी गलत थी, फोकस भी गलत था.
तो फाइनली उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हुआ और फिर मैंने ये सोचा कि आई लीव एवरीथिंग दैट आई नो और मैं Amazon FBA के लिए काम शुरू कर दूंगा। तो मैंने इन द वेरी बिगनिंग एज सर्विस प्रोवाइडर काम करने की कोशिश की और पूरे प्रोसेस को समझा और ये सारा काम करते करते मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए। 6 से 7 महीने मैंने अपना कोई काम नहीं किया, मतलब फोटोग्राफी को बिल्कुल मैं भूल गया। तो उसके बाद मुझे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए और बैड एक्सपीरियंसेस इस तरीके से हुए कि वही प्रॉब्लम थी लोकल क्लाइंट्स कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं कुछ जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं तो वो अंग्रेज़ मुल्क में रहते हैं एंड दे मेक गुड मनी, बट दिमाग जो है वो इतना वो माइंडसेट वही है कि भाई ये अभी मैंने नजीब को मिसाल के तौर पे अगर मैंने हायर कर लिया और ये मेरा Amazon का अकाउंट देख रहा है और इससे मैंने 8 घंटे की बात की तो 8 घंटे ये जो है ना ऑन कॉल रहना चाहिए। तो ये मतलब ये माइंडसेट था और मेरा काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हुआ ड्रॉप शिपिंग के अंदर और मज़ा नहीं आया, मतलब इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने फौरी तौर पे सबक हासिल किया कि ये काम करना ही नहीं। फिर इस तरह करते करते एक दिन Amazon की लिस्टिंग इमेजेस की तस्वीरें आ गई मेरे सामने और मैंने ये नोटिस किया ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मुसलसल कोशिश कर रहा था कि कोई प्रोजेक्ट पकड़ूं या कुछ करूं या कोई इन्वेस्टर आए, समथिंग शुड हैपन। तो उस चक्कर में मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स से मेरा रब्ता हुआ और उन कॉन्टैक्ट्स की मैंने कुछ तस्वीरें देखी और उनको फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये सज्जाद साहब जो हैं वो फोटोग्राफर हैं, प्रोफेशनल। तो मैंने जब तस्वीरें देखी Amazon लिस्टिंग इमेजेस मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो बहरहाल बस फिर पहला प्रोजेक्ट मिला, दैट वाज अ टेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स। उसमें एक प्रॉपर शूट हुई, सारा प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ मैंने करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत अच्छी गई शूट और बहुत मज़ा आया और तकरीबन आप समझ लें कि पहले प्रोजेक्ट में 50,000 रुपये मैंने बनाए माशाल्लाह। 50,000 रुपये पहले प्रोजेक्ट में बन गए। तो उसमें करना ये था कि लिस्टिंग इमेजेस बनाने थे साथ और EDC बनाना था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने 50,000 रुपये में बना के दे दी और क्लाइंट जो है वो बहुत खुश था क्योंकि एक्सपीरियंस था ना मेरे पास। एग्जैक्टली 7-8 साल तक आपके पास। जी बिल्कुल, मैंने प्रोडक्ट शूट पहले भी बहुत सारी की हुई थी, मुझे पता था कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह सेटिस्फाई करना है, फिर फोटोशॉप भी आता था। तो जितनी भी नॉलेज थी 9 साल का निचोड़ मैंने उसमें शूट में डाल दिया और वो सक्सेस हो गई। और जिनकी वजह से प्रोजेक्ट मिला था वो भी बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट दिया और बस वहाँ से फिर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते गए। उसके बाद फिर मुझे बात समझ आई कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली सीरियस और इसमें फ्यूचर है और देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अच्छा, वाई फ्रीलांसिंग, वाई नॉट Amazon FBA? बिकॉज Amazon FBA के लिए आपको पता है कि सनी भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं भाई शिकरे घूम रहे हैं हर जगह, तो शिकरे जो है ना ये तो 100% ले लेंगे और फिर आप सोते रहेंगे और आप जागते रहोगे। तो हमारे साथ मसला यही था मेरे साथ कि इन्वेस्टमेंट नहीं थी एट दैट टाइम और जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो तो लग चुकी थी। तो मेरे पास सिर्फ स्किल थी और वो स्किल जो मैंने यूज़ की तो मुझे समझ में आ गया कि यार फ्रीलांसिंग इज़ द थिंग टू डू। बिकॉज अगर आप भी कोई बिल्कुल न्यू कमर हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप भी इस किस्म का काम बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो, मैं ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि ना तो आपको कैमरा चाहिए, ना आपको बहुत महंगा सिस्टम चाहिए, ना आपको कोई बहुत ही हैवी किस्म का ट्रेनर चाहिए जो आपसे लाख रुपए चार्ज करेगा। यू डोंट नीड दैट। आपको सिर्फ चाहिए फोटोशॉप, और फोटोशॉप अगर आपको थोड़ा सा आ जाए तो आप लिस्टिंग इमेजेस, EDC वगैरह हर चीज़ का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नो डाउट। तो इस तरीके से सफ़र शुरू हुआ और फिर बस वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद अपवर्क के बारे में पता चला। फिर मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि लोग अपवर्क पे जर्नी किस तरीके से शुरू करते हैं, 2 प्रपोजल भेज देते हैं और बैठे रहते हैं यार जवाब आएगा, अभी जवाब नहीं आएगा अभी, बिकॉज जिसको आपने प्रपोजल भेजा है उसको 50 प्रपोजल और गए। एग्जैक्टली वी आर कमिंग टू इट इंशाल्लाह एंड माशाल्लाह योर स्टोरी इज आउटस्टैंडिंग। काफी चीजें आपने एक्सपीरियंस की। अपवर्क की जब जर्नी मैंने शुरू की तो मैंने कसम खाई। अच्छा। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कसम खाई कि या तो मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा या मैं बैठा रहूंगा, लेकिन इसको करके छोड़ूंगा। मतलब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज जबरदस्त चल रहा है काम। माशाल्लाह, दैट्स आउटस्टैंडिंग। आई रियली अप्रिशिएट इट सिद्धार्थ भाई। नो प्रॉब्लम। एंड मुझे इतना इन डेप्थ पता नहीं था, बट आपने जो अभी एक्सप्लेन किया दैट्स आउटस्टैंडिंग रियली।
ऑलराइट, कुछ लोगों का एक डिलेमा है कि वो अपवर्क पे आते हैं और हम आएंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। व्हाई अपवर्क, व्हाई नॉट फाइवर? फाइवर पे भी तो काम हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और फ्रीलांसिंग के हवाले से अपवर्क, फाइवर और freelancer.com और इस तरह की जितनी भी गुरु एंड ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स, इनके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाएं। बिकॉज जितनी क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी उतने ज़्यादा पैसे आप बनाएंगे और उतनी तेज़ी से आप ऊपर जाएंगे। आज भी मेरा एक सेशन हो रहा था, उसमें भी मैं यही बात कर रहा था। तो वाई अपवर्क, राइट? तो अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है, आप कहाँ लॉन्च करेंगे, किस मुल्क में? आई वुड प्रेफर यूएस और यूके। यूएस, राइट? क्यों? बिकॉज जायंट मार्केट है, दैट्स द ओनली रीजन। या आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जायंट है वो अपवर्क है। ठीक है, अपवर्क के ऊपर देयर इज एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वर्क। अपवर्क एक ऐसा दरिया है जो बह रहा है मुसलसल, बस आपने हाथ डालना है उस दरिया के अंदर और आपके हाथों में पानी आ जाएगा, मतलब गीले हो जाएंगे। सो देयर आर लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ क्लाइंट्स ऑन अपवर्क। और असल में जो हमारी जो कोशिश होती है और जो हमारी स्ट्रगल होती है अपवर्क के ऊपर, वो ये होती है कि हमें एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए। एक अच्छा क्लाइंट आपकी जिंदगी को बदल देगा, नो डाउट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पिछले 5 या 6 महीने से अपवर्क पे हूँ, तो मुझे एक अच्छा क्लाइंट मिल चुका है। ठीक है, तो चूंकि कि क्लाइंट जो है ना वो स्केप्टिकल होता है बहुत ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, दे डोंट नो हाउ यू थिंक। और हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारी एथिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। एग्जैक्टली हमारी एथिक्स बहुत ढीली हैं, हमारे मैनर्स बहुत ढीले हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छे तरीके से, तो क्लाइंट को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट विद मी दिस वाज नॉट द थिंग। क्यों? क्योंकि आप जो भी करते हैं ना, भले लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब की और क्लाइंट जो है वो 2 नंबर था, उसने रिफंड मांग लिया, तो आप ये समझेंगे यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए। नहीं होंगे, exactly. आपको एक्सपीरियंस मिला। तो कॉल सेंटर से मुझे इंग्लिश बोलने का एक्सपीरियंस मिला, तो मेरी इंग्लिश इज लाइक स्मूथ, सो उसमें क्लाइंट इज वेरी हैप्पी। वो कहता है कि यार ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है, तो वो क्लाइंट एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। तो अब वो जो गोल्डन क्लाइंट मुझे मिला, उसने पहले मुझे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स दिए कि इनके प्रोडक्ट इमेजेस और EBC बना दें। मैंने कहा डन। जब मैंने पहली लिस्टिंग इमेजेस 3D में बना के उसको दी, तो क्लाइंट जो है ना उसकी खुशी का कोई आलम ही नहीं था, बिकॉज वो क्लाइंट ने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी। वो वहाँ बैठी हुई है UK के अंदर और मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ, ना उसने मुझे प्रोडक्ट भेजा, ना उसने कुछ किया, उसका काम बेहतरीन हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे 2 प्रोडक्ट्स और दे दी, तो 2 से 4 हो गए। जस्ट विद फोटोशॉप, just with Photoshop and 3D, exactly. 3D softwares and 3D models. तो 2 से प्रोडक्ट्स 4 हुई, 4 से 10 हुई और 10 से 30 हो गई। माशाल्लाह, that's great. और अब वो 5 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर रही है, तो वो अब 40 की तरफ जा रही हैं। और पर प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ, लिस्टिंग इमेजेस जो हैं तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है, EBC जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट है। तो आप समझ लें $300 बना रहा हूँ मैं with one product. With 1 product 7 images $300, 1 EBC 5 images $300। तो अगर आप सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लें, अगर 40 प्रोडक्ट्स हैं तो आप हिसाब लगा लें, 4 3 $12,000 का ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट अपवर्क के ऊपर, which is a golden client. Exactly, mashallah. And this is why he is now top rated, freelancer on Upwork. Sajjad bhai, when you were a new freelancer, जब आप इस मार्केट में नए कूदे, so what was your strategy and how did you get your first client? ये भी मेरी नज़र में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उसकी वजह ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग जर्नी में एंटर हो रहे होते हैं, उस वक्त आपकी स्ट्रेटजी की कुछ और होती है। आपको स्ट्रेटजी को चेंज करते रहना पड़ता है मुसलसल। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं एक ही स्ट्रेटजी से चलता रहूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो आप फेल हो जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। सही। तो अपवर्क में जाने के लिए स्ट्रेटजी कुछ और है, पहली जॉब पकड़ने के लिए स्ट्रेटजी कुछ और है, पहली जॉब के बाद मजीद क्या स्ट्रेटजी है वो कुछ और बात है। जब आपने 4 जॉब्स कर ली तो आपकी स्ट्रेटजी कुछ और है, 10 कर ली तो स्ट्रेटजी कुछ और है। फिर जब आप एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं और आप बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पे इफ आई एम लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, और मैं लोगो डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और मेरी जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो है 98% फॉर एग्जांपल,
और मुझे सब जॉब्स में 5 स्टार मिला है, तो अब मेरी स्ट्रेटजी अलग है। Alright. मेरी प्राइसिंग भी चेंज हो जाएगी, मेरी स्ट्रेटजी exactly. भी चेंज हो जाएगी, मेरा बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, मेरे प्रपोजल्स चेंज हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी जो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाबी हासिल करने के लिए वो एक फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। आप किस स्टेज पे मौजूद हैं, आप किस लेवल पे मौजूद हैं, आपने कितने क्लाइंट सक्सेसफुली हैंडल कर लिए हैं, कितने पैसे आपने बना लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दिस आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती जाएगी। Alright. जी। This is how the strategies work. Like आप for example आपने कुछ अर्निंग कर ली, then your strategy should be like change. बिल्कुल, Alright, सजाद बिल्कुल। भाई एक और क्वेश्चन मेरे जहन में जस्ट अभी आया है। जी। How much copywriting is important in Upwork freelancing? दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। और कॉपी राइटिंग तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, राइट? तो कॉपी राइटिंग का मतलब अलग अलग जॉनराज और अलग अलग फील्ड में उसका अलग अलग मतलब है। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर कहीं से हासिल की गूगल से, और वो कॉपीराइट फ्री इमेज थी, या वो इवन कॉपीराइट फ्री इमेज अगर नहीं थी, तो हमें ये बात पता होती है कि अगर कॉपीराइट का कोई इशू आएगा तो हम उस तस्वीर को इतना चेंज कर देते हैं कि उसमें कॉपीराइट का इशू आए ही नहीं। मिसाल के तौर पे फर्ज करेंगे जी, एक तस्वीर है, उसमें एक सोफा रखा हुआ है, एक टेबल रखी हुई है और एक दीवार है और उस पर एक पेंटिंग है। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ये करते हैं कि दीवार का शेड चेंज कर देते हैं, तस्वीर चेंज कर देते हैं, सोफे का कलर चेंज कर देते हैं, टेबल का कलर चेंज कर देते हैं। तो अब हमने एक न्यू डिजिटल एसेट क्रिएट कर लिया है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें कोई भी चीज़ वैसी नहीं है जैसी ओरिजिनल तस्वीर में थी। तो इस टैक्टिक की वजह से हमारा कोई कॉपीराइट का कभी भी इशू नहीं आता। Alright. क्योंकि हम छोड़ते ही नहीं है कुछ ऐसी चीज तस्वीर के अंदर जिसमें कुछ ऐसा लग जाए कि नहीं ये तस्वीर जो है ना यहाँ से उठाई है, Alright. हम सब चेंज कर देते हैं। Alright. That's great. That's great. जी। Alright. सज्जाद भाई जब कोई भी न्यू आता है उनकी प्रोफाइल पे कोई अर्निंग नहीं होती, उनकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं होता, सो हाउ कैन समवन गेट क्लाइंट विदाउट रिव्यू एंड अर्निंग? ये भी एक डिलेमा है कि ये भी होता है नहीं होता। देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और बहुत ही टू द पॉइंट सवाल है, और जितनी भी हमारी आवाम है या जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका यही प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हम क्या करें, कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो है कॉन्फिडेंस। Alright. ठीक है, मिसाल के तौर पे अब सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट। अगर आप मुझसे पूछें सजाद भाई आपने क्या किया हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा जी मैंने PhD की हुई है। Alright. ठीक है, तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है और जो मेरा झूठ है, जितना कॉन्फिडेंस के साथ मैं उसको बोलूँगा, Exactly. तो आप उसको ना तो आप पकड़ सकते हैं, ना आप मुझसे कहेंगे कि भाई PhD की डिग्री दिखाओ। Alright. नथिंग लाइक दैट। तो एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, तो हमारी आवाम में कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ एग्जैक्टली। तो बगैर कोई काम किए हुए आप कस्टमर को मना लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो अब जब Amazon FBA PL की बात करते हैं तो उसके लिए अब तो माशाल्लाह से इंक्यूबेटर्स हैं हमारे पास, ट्रेनिंग्स हैं। तो ये सब करने से पहले आपको अपवर्क पे काम नहीं करना चाहिए। जहां तक क्लाइंट की हजारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को हैंडल करने की बात है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस बिफोर यू डू दैट। और अगर आप मेरी फील्ड की बात करें, मतलब एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग की बात करें या लोगो डिजाइनिंग, फोटोशॉप या इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं, इस सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब तो यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है। एवरीथिंग इज देयर। तो आप अभी कल परसों में सेशन एक दे रहा था अपने एक करीबी जानने वाले को, तो वो कह रहे थे यार मैं क्या करूं। तो मैंने उनको असेस किया, मैंने उन्हें पूरी लोगो डिजाइनिंग पे गाइडेंस दी, मैंने उनको फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर दिया, मैंने उन्हें एक कोर्स दिया जो पूरा बना बनाया कोर्स है। सारी चीज़ें क्लाउड पे अपलोड करके मैंने उनके साथ शेयर कर दी कि आप बिस्मिल्लाह करें। और लाइनें तो खींचनी है लोगो डिजाइनिंग में। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक्सट्रीम कॉमर्स का लोगो है, वो भी तो लोगो ही है, उसमें क्या है, 4 लाइनें हैं। तो इट्स वेरी इजी। और फिर मैंने उनको ये मशवरा दिया कि डेली आपने प्रैक्टिस करनी है, डेली आपने एक लोगो बनाना है, मतलब 4 लाइनें आपने, यू हैव टू क्रिएट 1 लोगो। अपनी मर्जी का कोई भी लोगो उठाएं इंटरनेट से कहीं से भी और उसको बनाने की कोशिश करें। तो उससे होगा क्या, ये एक स्ट्रेटजी है, या आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। मतलब आपने एक लोगो बनाया, वो आपके पोर्टफोलियो में चला गया, वो अच्छा थोड़ी होगा लोगो, बट इट डजंट मैटर। आफ्टर 30 डेज जब आप 30 लोगो बना चुके होंगे, इनमें से जो बेस्ट 10 होंगे वो आप रख लें, दैट्स योर पोर्टफोलियो।
और फिर जब आप अप्लाई करेंगे लोगो डिजाइनिंग की जॉब के लिए, तो आप दिखाएंगे कि जी मैंने ये लोगो बनाया। Exactly. अब वो जो क्लाइंट है वो ये नहीं पूछेगा कि ये लोगो किसके लिए बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था। नो, इन द सेम वे अगर आप Amazon FBA PL की बात करते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन अकाउंट्स। आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 से 3 आप अकाउंट हैंडल कर रहे हों, ताकि आपको पता हो कि भाई क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। बगैर काम किए हुए आप क्लाइंट को नहीं मना सकते। अब मुझे याद है मेरा जो सेकंड क्लाइंट, पहला जो मेरा क्लाइंट था अपवर्क के ऊपर, उसने मुझे $20 दिए। ठीक है, इट वाज नथिंग। लेकिन जो सेकंड मेरा क्लाइंट था उसने मुझे $350 दिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप नजीब मुझसे पूछेंगे कि सज्जाद भाई ऐसा क्या किया आपने कि $20 से $350 पे पहुंच गया। तो किया मैंने ये कि मुझे ये समझ आ गई कि मुझे करना क्या था। तो उस क्लाइंट ने, जो दूसरा मेरा क्लाइंट था, उसने मुझसे पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू। हायर करने से पहले क्लाइंट ने मुझसे पूछते भी यार मैं आपको हायर कैसे कर लूँ, आपके पास कुछ भी नहीं, यू हैव नथिंग। तो फिर मैंने उसको बोला क्लाइंट को कि आप जूम पे आ जाएं। क्लाइंट जूम पे आया, फिर मैंने उसको अपनी लोकल हार्ड ड्राइव में फोल्डर्स दिखाए, 100 फोल्डर्स के। ये देखें आप, ये मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं लोकली काम कर चुका हूँ, पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है, उसको मैंने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आप पब्लिकली नहीं शेयर कर सकते। एग्जैक्टली, क्लाइंट इजाजत नहीं देता। तो मैंने उसको जूम पे दिखा दी, उसको समझ आ गई बात, उसने मुझे हायर कर दिया। व्हाट आई थिंक सज्जाद भाई, यहाँ पे जो मिसाल आपने लोगों की दी थी कि 4 लकीरें खींच ले, आप जिस फील्ड में भी, आप फ्रीलांसिंग की जिस इंडस्ट्री में भी, इट्स एन एग्जांपल। आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे, और आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की, जो कि हम ले जी बिल्कुल डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज अ वेरी ह्यूज पॉइंट, जो कि हम लोगों में कम है, ज़्यादातर लोगों में है नहीं। एग्जैक्टली नहीं है, और उससे कम लोगों में कम है। और बहुत कुछ लोग होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत खतरनाक होती है, जैसे कि मैं हूँ। मतलब मैं सुबह होती है तो मैं कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ, और रात होती है तो कंप्यूटर से उठता हूँ। एग्जैक्टली। एंड मैं सज्जाद भाई की जो यूट्यूब का लिंक है वो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। वहाँ पे डेली कंटेंट आता है, किसी न किसी अपवर्क पे, ऑब्वियसली अपवर्क पे ही है, उनका जो नीश है वो अपवर्क ही है। एंड डेली कुछ ना कुछ वीडियो आ रही होगी, डेली वो अब प्रपोजल लिख रहे होंगे, RSS फीड वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे क्या होती है। थैंक यू सज्जाद भाई फॉर इन डिटेल। व्हाट इज RSS फीड? सारे फ्रीलांसर्स इसको इग्नोर करते हैं। किसको? RSS फीड को। हाँ, इसको इग्नोर करते हैं। आई थिंक आप जो यूज करते हैं RSS फीड, मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो सारे फ्रीलांसर इसको इग्नोर करते हैं। आप थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताएं कि ये है क्या? RSS फीड जो है ना वो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। इट स्टैंड्स फॉर रियल सिंपल सिंडिकेशन, इंग्लिश में इसका ये मतलब है, और उर्दू में ये मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको एक वेबसाइट पसंद है, लेट्स से कि जी मुझे पीसी पे कंप्यूटर पे गेम्स खेलना पसंद है, तो मेरी फेवरेट वेबसाइट है जी pcgamer.com। अब pcgamer.com पे ना एक न्यूज़ का एक सेक्शन है, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो न्यूज़ मिलती रहे और जल्दी मिले। तो एक तरीका ऐसा बनाया गया है जिसको हम RSS बोलते हैं, जिसकी मदद से किसी भी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो टेक्स्ट फॉर्म में आपके पास आ सकता है। तो बेसिकली अगर फर्ज करें कि मेरे पास 10 वेबसाइट्स हैं और मैं उन 10 का कंटेंट को ट्रैक करना चाहता हूं, तो मैं उन 10 वेबसाइट्स का एक RSS लिंक बनाऊंगा और उसको एक RSS के सॉफ्टवेयर में जाके अटैच कर दूंगा। तो उन 10 की 10 वेबसाइट से जो कंटेंट जनरेट हो रहा होगा, जैसे ही वहां से न्यूज़ पब्लिश होगी, मेरे पास RSS फीड गिर जाएगी और मुझे बताएगा कि आज जी ये न्यूज़ अपडेट आई है इन 10 वेबसाइट से। तो उसकी मदद से, अच्छा इसकी एप्लीकेशन सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिशाम सरवर जो हैं वो माशाल्लाह से एक बहुत जाने और माने फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान के, तो उनका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि देखें जी वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, ब्लॉग बहुत ज़रूरी है। अब ब्लॉग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक की नीश अलग है, हर एक का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास सबसे पहले आए और 20 अलग जगह से आए, तो अगर आपके पास RSS फीड नहीं होगी तो आप 20 दफ़ा वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है? तो 20 वेबसाइट्स पे जाएंगे, उनको देखेंगे, उनको गेज करेंगे, तो आपके 2 घंटे गए। लेकिन अगर आप RSS यूज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हर वेबसाइट से जो भी फीड आएगी वो डायरेक्ट एक ही जगह पे आएगी और आप उसको खोल के देखेंगे तो जी 50 आर्टिकल लिखे हुए होंगे, तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर लें कौन सा चाहिए।
तो ये RSS का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट इसकी जस्ट एक एप्लीकेशन है जो हम अपवर्क के साथ, क्योंकि अपवर्क में ऑप्शन दिया हुआ है ना RSS का, तो क्यों दिया हुआ है, बिकॉज समबडी हैज थॉट अबाउट इट कि जी अपवर्क की जो जॉब्स हैं आप उनको भी अपने पास इसी तरीके से बुला सकते हैं बाय यूजिंग एनी एक्सटेंशन। मैं जो एक्सटेंशन यूज करता हूँ वो फीडब्रो है। ऑलराइट, फीडब्रो जी। सजाद भाई, आपने जिस तरह इसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया, आई थिंक इस तरह डेफिनेशन मैंने गूगल पे भी नहीं देखी होगी RSS फीड की, एंड आई थिंक मेरी जो ऑडियंस है मैं उनको जानता हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस है, एंड आई होप इनको जो सिंपल अल्फाज आपने वो बोले हैं वो इनको समझ में आ चुके होंगे। दैट्स वेरी ग्रेट। सजाद भाई, वन लास्ट क्वेश्चन, फ्रीलांसर जो है वो राइजिंग टैलेंट अपवर्क पे कैसे ले सकते हैं, और व्हाट इज राइजिंग टैलेंट, इससे क्या होता है? देखें जी, कुछ बैचेस हैं जो उनके हर बैच का एक अलग क्राइटेरिया है। अपवर्क के ऊपर सबसे पहले आपको मिलता है राइजिंग टैलेंट, आगे ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए फ्री फंड, क्योंकि राइजिंग टैलेंट की कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि अगर आपने 4, 5, 6 जॉब्स कर ली हैं और आप मुसलसल काम कर रहे हैं और आपको अच्छी रेटिंग मिल रही है और आप पैसे बना रहे हैं, तो अपवर्क इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है और आपको राइजिंग टैलेंट बैच दे देता है। तो लेकिन राइजिंग टैलेंट बैच की वजह से कुछ खास नहीं होगा, इट्स जस्ट अ वे फॉर अपवर्क टू अप्रिशिएट यू कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहें। और फिर बैचेस और भी हैं। राइजिंग टैलेंट बैच जो है वो तो सबसे पहला बैच है, उसके बाद फिर टॉप रेटेड बैच है, वो भी हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर आपने $1000 बना लिए और आपकी रेटिंग अच्छी है और आप एथिकली काम कर रहे हैं, कोई 2 नंबरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको टॉप रेटेड बैच भी मिल जाएगा। फिर टॉप रेटेड के आगे फिर मजीद और भी बहुत सारी, टॉप रेटेड प्लस है और फिर और भी हैं, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन से हैं। फिलहाल मेरी नजरें टॉप रेटेड प्लस के ऊपर हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने विद इन 12 months $10,000 मिनिमम कमाने हैं और आपका GSS स्कोर 95% या 90% एंड अबव होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये बैचेस मिलते रहते हैं और बैचेस से ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई क्लाइंट अप्लाई करता है या जॉब देखता है या फ्रीलांसर को सर्च करता है, तो उसमें टॉप पे हमें टॉप रेटेड प्लस और टॉप रेटेड वाले फ्रीलांसर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो सिर्फ ये बात है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं उनको भी दिखाया जा रहा होता है। तो अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाला हूँ जो किसी को भी नहीं पता, और क्योंकि मैं अपनी सारी लर्निंग जो है वो अंग्रेज़ों से करता हूँ। ऑल माई लर्निंग, जितनी भी मैंने चीज़ें आज तक सीखी हैं, सब अंग्रेज़ के कोर्सेज देख देख के सीखी हैं। तो उसमें जो सीक्रेट है वो ये कि जब आप ब्रांड न्यू अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो अपवर्क आपको एडवांटेज देता है काफ़ी ज़्यादा, और वो एडवांटेज आपको तकरीबन कम से कम 10 से 12 या 15 दिन तक मिलता रहता है। और वो एडवांटेज ये होता है कि अपवर्क, बिकॉज आप ब्रांड न्यू होते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता, तो अपवर्क आपको फ्री में प्रमोट कर रहा होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर नजीब ने ये लिखा कि जी आई एम अ वेब डेवलपर या फ्लटर एक्सपर्ट, फ्लटर एक लैंग्वेज है, तो अगर कोई फ्लटर की सर्च करेगा ना अपवर्क के ऊपर, तो नजीब नजर आना शुरू हो जाएगा वहां पे। इवन तो नजीब के पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है, कोई जॉब नहीं हुई भी, लेकिन नजीब नजर आएगा। क्यों? बिकॉज ये एक हिडन एडवांटेज है जो अपवर्क न्यू फ्रीलांसर्स को देता है। ये बात किसी को पता नहीं है। जब मैंने काम शुरू किया था मुझे भी पता नहीं थी ये बात। मुझे ये बाद में पता चली आफ्टर आई स्टडीड इट फर्दर। तो अगर तो आप एक नए फ्रीलांसर हैं तो इसमें समझने वाली बात है कि अगर आप लेट्स से कि आज शुरू कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, तो आपने पहले दिन से एग्रेसिव जाना है। हमारे फ्रीलांसर्स ये करते हैं कि जी एक प्रपोजल भेज दिया, दूसरा प्रपोजल भेज दिया और बस फिर उसके बाद बैठ गए। नहीं, शुरू में तो आपने 10 प्रपोजल भेजने हैं डेली, लेकिन शर्त ये कि आपने मेक श्योर करना है कि आप एक ही स्किल को टारगेट कर रहे हैं, ओनली वन स्किल। ये नहीं हो सकता कि आप ही कह रहे हैं कि जी मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ, मैं लोगो डिज़ाइन भी करता हूँ, मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, मैं वीडियो भी करता हूँ। तो उस पर भी मेरा बहुत एतराज़ है बच्चों से, और मैं उन्हें कहता हूँ कि जी देखें, अगर आप गेमिंग सिस्टम बनवाने जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप कहाँ जाएंगे? उस शॉप पे जो सिर्फ गेमिंग सिस्टम बनाती है, या जनरल स्टोर पे जहाँ पे एक्स्ट्रा एक पोर्शन है जहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो क्लाइंट भी इसी तरह देखता है आपको। क्लाइंट शुरू में आपको देखेगा कि अच्छा ये बच्चा जो है 6 चीजें कर रहा है, तो क्लाइंट ही सोचेगा इसको कुछ भी नहीं आता, सो इसको छोड़ ही दो। लेकिन अगर आप एक ही चीज कर रहे हो और उसी की डिटेल में जाओगे और उसी पे फोकस करोगे,
तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपवर्क पे ऊपर जा सकते हैं, और यही प्रॉब्लम है। तो अब जो है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ टॉप रेटेड प्लस को हासिल करने के लिए बैच को, क्योंकि मैंने ये देखा है और ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, जब आप फ्रीलांसर्स के हिसाब से सर्च करते हैं, बिकॉज सर्च में 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक ऑप्शन होता है फ्रीलांसर्स का, एक ऑप्शन होता है जॉब्स का, और एक और ऑप्शन होता है। तो जब आप फ्रीलांसर्स को सर्च करते हैं तो टॉप पे जो है टॉप रेटेड प्लस, जिनका पिंक कलर का बैज होता है, वो नज़र आ रहे होते हैं, और उनकी इनकम जो है $10,000 से ज़्यादा ही होती है। तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है। लेकिन इस सवाल के एंड में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बैज की एज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये इम्पोर्टेंस है कि आप ऊपर नज़र आएंगे जब सर्च होगी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो बैजेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको और ज़्यादा बैजेस दिलाएगी, वो ये है कि आपकी कमिटमेंट क्या है। आप डेली बेसिस पे क्या आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि एक जोक चल रहा है या एक मजाक है कि यार ये प्रपोजल भेजा मैंने और जवाब नहीं आ रहा और मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप भाई क्यों वेट कर रहे हैं? आप 6 प्रपोजल भेजें ना डेली, आप महीने के 200 प्रपोजल भेजें, और उस पर सिंपल सा फॉर्मूला यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत डिटेल में ये बताया है कि 10% कन्वर्जन आपको मिलनी चाहिए। 200 प्रपोजल भेजने पे 20 कॉन्वर्सेशन शुरू होंगी, और 20 कॉन्वर्सेशन पे 2 हायरिंग्स होंगी। Exactly. और अगर एक हायरिंग भी $400 की है तो $800 हो गए। Exactly. तो $800 जो है वो लाख से ऊपर क्या अमाउंट है। Exactly, that's very beautiful insights जो आपने सारी डिटेल शेयर की है। और ये जो कंसिस्टेंसी, आई एम अगेन सेइंग, क्योंकि ये कंसिस्टेंट इज द की। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रपोजल सर सजाद भाई ने कहा 200 प्रपोजल, 20 कन्वर्सेशन एंड देन 2 कन्वर्जन, ये होनी चाहिए। So these were all the insights. Thank you very much सजाद भाई। No problem. एक लास्ट मैसेज जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें। लास्ट मैसेज, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है किसी भी नए अपकमिंग फ्रीलांसर के लिए, वो है क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी की तो हमने बात कर ली, बट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, या आपने स्किल में इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिफाइन करता हूँ एज डबल स्पेशलाइजेशन। डबल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? डबल स्पेशलाइजेशन ये होती है कि जी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आज नया अपना काम शुरू किया है एज अ फ्रीलांसर ऑन अपवर्क या फाइवर, बट आई वुड प्रेफर अपवर्क। तो मैं ये कहूँगा कि जी मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ। खाली ये कह देना कि जी मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूँ इज नॉट इनफ, इट इज सिंगल स्पेशलाइजेशन। यू हैव टू डू डबल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अब हमारे पास स्किल्स इतनी ज्यादा हैं और टैलेंट इतना ज्यादा है कि आपने ये बताना है कि आप PhD किस में कर रहे हो। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ कि जी मैं फोटोग्राफर हूँ, इट्स नॉट इनफ। हर आदमी फोटोग्राफर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि जी मैं Amazon की लिस्टिंग इमेजेस के जो 7 इमेजेस होते हैं, मैं सिर्फ उसकी फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं डबल स्पेशलाइजेशन हो गई मेरी, और मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपने, अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, इट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज जो क्लाइंट है उसको वेबसाइट नहीं बनवानी है, उसको फ्लटर का काम करवाना है। तो आप बताएंगे जी आई एम अ फ्लटर स्पेशलिस्ट, सही, या आई एम UX UI स्पेशलिस्ट के जी मैं ऐप डिजाइनिंग करता हूँ और मैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए करता हूँ। तो आपको डबल स्पेशलाइजेशन मस्ट करनी है। तो डबल स्पेशलाइजेशन से आपकी क्लैरिटी में भी इजाफा होगा, आपकी इनकम में भी इजाफा होगा, आपकी स्पीड, जिस स्पीड से आप अपवर्क पे ऊपर जाएंगे उसमें भी इजाफा होगा। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारी यंग जनरेशन की। वो लोग कहते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। मैं भी यही करता था, बट इट वाज अ रॉन्ग चॉइस एंड अ रॉन्ग मिस्टेक, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये वक्त के साथ साथ सीखा है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, 6 प्रपोजल डेली भेजें, अपनी स्किल को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें और डबल स्पेशलाइजेशन कर लें। थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों को जो भी नीड होगी इंशाल्लाह मैं सजाद भाई की लिंक दे दूंगा। यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, वो सेशंस भी देते हैं, डेली देते हैं। टू बी ऑनेस्ट एंड टू वेरी स्प्रेड, डेली सेशंस होते हैं। इनकी जो एनर्जी आप लोगों ने देख ली होगी। सो जो भी हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह सजाद भाई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच सजाद भाई, once again थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।